हेलो दोस्तों, डीएन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी की आगामी परीक्षाओं को देखते हुए मैथ्स का सारा जो प्रीवियस पेपर है उसका सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। जिन विद्यार्थियों को मैथ्स में नंबर कम आते हैं, जिनके कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, उनके लिए यह क्लास बहुत ही फायदेमंद होगी। इस सीरीज में हम 2024, 2021, 2019 के सारे मैथ के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सारे शिफ्ट के, उसको हम बारीकी से समझेंगे और उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए हम क्लास शुरू करते हैं। ये जो सवाल आपके सामने बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, यह 2024 का 20/2/2024 का प्रथम शिफ्ट का सवाल है। आइए सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं। आप प्रश्न देख पा रहे हैं, एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 9,275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या हमें बताना है। सवाल में आप देख रहे हैं कि 93% जो विद्यार्थी वो उत्तीर्ण हैं और यहाँ पर जो संख्या दिया गया है ये अनुत्तीर्ण का संख्या दिया गया है। अब यहाँ से हम समझ सकते हैं कि 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि कितना विद्यार्थी जो है अनुत्तीर्ण है, 7%। टोटल 100% में 93% अगर उत्तीर्ण है तो 7% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है। यह प्रश्न से स्पष्ट हो रहा है। अब हमें जो दिया हुआ है 9,275, यह अनुत्तीर्ण की संख्या दिया हुआ है, तो 7% बराबर हमारा दिया हुआ है 9,275। यहाँ से हम टोटल विद्यार्थी की संख्या निकालेंगे। यहाँ से हम कट कर देते हैं, 7 एकम 7, यहाँ बच गया 2, 7 या 21, यहाँ बच गया 1 और 7 दूनी 14, यहाँ बच गया 3, 7 बचे 35। इस तरह से 1% बराबर होता है हमारा 1325। हमें 100% निकालना है। इधर भी 2 जीरो लगा दीजिए, यानी 100 से गुना कर दीजिए और इधर भी 100 से गुना कर दीजिए। इस तरह जो हमारा है टोटल विद्यार्थी की संख्या कितना हो जाएगा। के सामने जो सवाल दिख रहा है ये सरलीकरण का सवाल है और इसको हम सरलीकरण बनाने के लिए हमें पता है कि सबसे पहले हम बोर्ड मास को समझना होता है। बोर्ड मास का मतलब क्या है ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इससे आप सवाल को आसानी समझ पाएंगे। बोर्ड मास का मतलब होता है, सबसे पहले हम जो ब्रैकेट है उसका काम करते हैं और ब्रैकेट में भी 3 ब्रैकेट होता है। तो सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट का काम करते हैं, फिर उसके बाद मीडियम का यानी मंझली ब्रैकेट और सबसे बाद में हम बड़ी ब्रैकेट का काम करते हैं। इसके बाद ऑफ होता है, ऑफर। ऑफ का मतलब होता है का यानी गुना होता है, लेकिन जहाँ गुना और का दोनों हो वहाँ हम का काम पहले करते हैं। उसके बाद आता है डी फॉर डिवाइड यानी भागा का काम करते हैं, फिर मल्टीप्लाई है यानी गुना का काम करते हैं, ए फॉर ऐड यानी प्लस का और एस फॉर सब्सट्रैक्ट यानी माइनस का। तो यही बोर्ड मास का उपयोग करते हुए हमें यह सवाल को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 41 है, यहाँ गुना 36 का 4 भागा 96 का 2 और यहाँ भागा 24। तो सबसे पहले हमें छोटी ब्रैकेट यहाँ दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें छोटी ब्रैकेट का काम करना है। हम सवाल को यहाँ पे लाते हैं। 41 यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बड़ी ब्रैकेट दिया हुआ है, गुना यहाँ पे मंझली ब्रैकेट दिया हुआ है और यहाँ पर 36 का जैसे है ये लिख देते हैं 4 भागा, यहाँ पर हम देखते हैं कि छोटी ब्रैकेट को हम हटा दे रहे हैं और का काम यहाँ से कर देते हैं 96 गुना 2 और बटा यहाँ पर कर दे रहे हैं हम 24। हमारा बच क्या जा रहा है, मंझली ब्रैकेट के अंदर ये है, यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं। यहाँ पर 4 आ गया हमारा, यहाँ पर 4 दूनी 8 हो गया। फिर से हम बड़ी ब्रैकेट को लेके चल रहे हैं, 41 गुना यहाँ पर मंझली ब्रैकेट है और 36, उसके बाद यहाँ पर का है, काम का मतलब होता है गुना, तो यहाँ पर 4 कर देते हैं और यहाँ भागा यानी कि यहाँ बटा कर देते हैं 8 और यहाँ पर मंझली ब्रैकेट है। इस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 दूनी 8 और 2 से इसको कट कर देते हैं, ये हो जाता है हमारा 18। अब हमारे पास क्या बच गया है, 41 और गुना 18, इसको हम गुना कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि 18 को 1 से गुना करेंगे, लास्ट में हमारा 8 आएगा और ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि बस एक ही है जिसमें कि लास्ट में 8 है। इस तरह से हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन के हिसाब से खुद ही मिल गया और यही हमारा
आंसर हो गया 738। किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। वार्षिक ब्याज की दर हमें निकालनी है। हमें देख रहे हैं कि उस धनराशि का 2/5 है। 2/5 का मतलब होता है कि अगर यहाँ पर हमारा मूलधन अगर 5 रुपया होता है तो ब्याज जो है हमारा वो 2 रुपया है। हमको यही बताना है कि 2 जो है 5 का कितना परसेंट है, तो 2 और बटा 5 और गुना 100। चूँकि यह 40 साल का है और हमको वार्षिक ब्याज निकालना है, वार्षिक का मतलब होता है 1 साल का, तो हम इसको 40 से भागा कर देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है ये कट गया, 5 चौक 20 और ऊपर भी हो रहा है 20, इस तरह से 20 और 20 कट गया। इस तरह से हमारा जो है ब्याज का दर जो है वार्षिक है वो 1% आ गया। और एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है, कुल काम का कितना प्रतिशत काम आर द्वारा 45 दिनों में पूरा किया जा सकता है। आप देख रहे हैं ये सवाल जो है वर्क एंड टाइम का सवाल है। यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं और समझते हैं कि वर्क का किससे क्या संबंध होता है। जैसे यहाँ पर अगर काम है, इसका किससे क्या रिलेशन है, तो आप देख रहे हैं कि मैन यानी कि आदमी, उसके बाद जो है डे यानी टाइम, और आवर यानी कि घंटा का समय, और एफिशिएंसी यानी कि क्षमता। अब यहाँ पर देख रहे हैं वह काम का जो इन चारों से जो संबंध होता है वो समानुपाती होता है। ये बात ध्यान में रखने वाली बात है। समानुपाती का मतलब होता है कि अगर आदमी बढ़ाते हैं हम तो काम भी हमारा ज़्यादा होगा, यानी दोनों बढ़ रहा है, यानी कि समान रूप से बढ़ रहा है। यानी कि इसको अगर काम हमको ज़्यादा कराना है तो आदमी ज़्यादा लगाएंगे तो काम ज़्यादा करेगा। डे यानी दिन बढ़ाएंगे तो काम ज़्यादा होगा, आवर बढ़ाएंगे तब भी काम ज़्यादा होगा, एफिशिएंसी जब बढ़ेगा तब भी काम ज़्यादा होगा। इसके विपरीत इन सबों का आपस में जो संबंध होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि उल्टा होता है। अगर आदमी को हम बढ़ाते हैं तो वो समय कम लेगा, यानी दिन घट जाएगा। दिन को हम अगर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, घंटा कम लगेगा। एफिशिएंसी बढ़ाते हैं तो वो भी समय कम लेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं काम का इन सभी से जो अनुपात होता है वो समानुपाती होता है, और इन चारों का आपस में जो संबंध होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम सवाल पे आते हैं कि ये काम जो है 90 दिनों में फिनिश करता है। मान लीजिए एक काम है, इसको वह 90 दिन में समाप्त कर रहा है, और कहा जाता है कि आर द्वारा 45 दिन, हमारा देखिए ये जो समय है ये क्या हो गया, आधा हो गया। अभी हमने बताया कि काम का समय के साथ क्या संबंध होता है, समानुपाती होता है। यानी अगर हम समय को बढ़ाते हैं तो काम भी बढ़ता है, समय को घटाते हैं तो काम भी घटता है। आप देख रहे हैं इन दोनों में कि ये कितना हो गया, 90 का 45 कितना है, आधा है, यानी 50% है। तो जब समय हो गया 50% तो काम भी हमारा हो जाएगा आधा, 1/2 काम करेगा। यानी कितना हो गया, 1/2 का अर्थ भी होता है 50%, यानी कि 45 दिन में हमारा काम कितना होगा, 50%। यही हमारा आंसर है। एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। अधिकतम अंक का मतलब होता है कि हमसे पूर्णांक पूछा जा रहा है, यानी कि फुल मार्क्स हमसे पूछा जा रहा है। अब देखिए ये सवाल, ये जो कि परसेंटेज का सवाल है, यहाँ पर स्पष्ट है कि एक विद्यार्थी कितना लाया, 75% मार्क्स लाया। और क्या हुआ, जब 75% मार्क्स लाया तो ये दूसरा विद्यार्थी जो कि 60% लाता है उससे जो है 30 अंक ज़्यादा ले आया। तो इधर +30 कर देते हैं भाई। अब देखिए ये दोनों परसेंटेज को एक साइड कर लीजिए, माइनस कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 15% बराबर कितना है, 30, और 1% बराबर कितना हो जाएगा, 2। जब 1% बराबर 2 है तो 100% जो कि फुल मार्क्स होता है कितना हो जाएगा, 200। यही हमारा आंसर है। अगला सवाल जो कि 6 नंबर का है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज का यह सवाल है। चक्रवृद्धि ब्याज जो कि वार्षिक रूप से संयोजित है पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें
धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। इस तरह के सवाल में हम क्या करते हैं, एक तरफ गुनी लिखते हैं या गुना लिखते हैं, जो धनराशि जितना गुना हो रहा है, तो यहाँ पर हमको पता है कि 2 गुना हो रहा है। इधर वर्ष लिखते हैं जो हमको निकालना है। यह पता है हमको कि 2 गुना हो रहा है 10 साल में, और हमको क्या बताना है कि 4 गुना कब होगा। तो देखिए 4 गुना का मतलब कितना हो गया, ये 4 गुना है तो 2 का 4 गुना, 4 को 2 में कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर। तो इसका जो स्क्वायर है और ये जो वर्ष है, इसको आपस में हम लोग गुना कर देते हैं, और जो इसका रहता है पावर उसको बटा में करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, 10 को 2 से गुना करते हैं और इसका पावर 1 है, इसको बटा करते हैं, यानी कितना आ गया, 20 वर्ष। यानी 20 वर्ष में जो हमारा धनराशि है वो 4 गुना हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन लाभ और हानि से है। रोहित जो है 2320 रुपया में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत में 180 रुपया खर्च करता है। यदि वह इसे 2400 रुपया में बेचता है तो हानि प्रतिशत कितना है। प्रश्न से ही स्पष्ट है कि यहाँ पर हानि हो रहा है। अब कितना हानि हो रहा है और कितना प्रतिशत हो रहा है ये हमें बताना है। सबसे पहले देखिए कि उसका जो क्रय मूल्य है, यानी कि क्रय मूल्य, ये हम देख रहे हैं कि वो 2320 रुपया है। इतना में एक बल्ला खरीदा और उसका मरम्मत पर खर्च कितना किया, 180 रुपया खर्च किया। तो कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, यानी कि कुल लागत कहिए या क्रय मूल्य कहिए, ये होता है यहाँ 0, 8, 2, 10, 3, 1, 4, 1, 5, यानी कि हमारा जो है टोटल खर्चा खरीदने और मरम्मत करने में 2500 रुपया हो गया, और बल्ला बेचा कितना में, 2400। तो स्पष्ट है कि हानि कितना हो गया है। यहाँ पर हानि पहले निकाल लेते हैं। 2500 इसका लागत था, 2400 में वह बेचा गया बल्ला, यानी कि 100 रुपया जो है हमको हानि हुआ है। कितना पर, यही जो है हमारा टोटल जो लागत है। जब भी हानि प्रतिशत, ये लाभ प्रतिशत की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। क्रय मूल्य टोटल कितना हो गया हमारा, 2500, यहीं से निकाल लेते हैं कितना पर, 2500 पर। तो देखिए यहाँ से स्पष्ट है, काट दीजिए, कितना हो गया, 4% का हमको जो है हानि हो रहा है, और यही हमारा आंसर है। प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। 7200 रुपया को P, Q और R के बीच में क्रमशः 1/2 अनुपात 4 अनुपात 3/2 के अनुपात में बांटा जाता है। R का हिस्सा कितना है ये हमें बताना है। आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले दिया है 1/2 और 4 और 3/2। इस तरह का सवाल को हम आसान मतलब सरल भिन्न में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 2 का एलसीएम लेंगे, 2 ही होगा। इसको 2 से गुना करना है, इसको भी 2 से गुना करना है, और इसको भी 2 से गुना करना है। आप देख रहे हैं ये कैंसिल हो गया, और ये जो है 8 हो जाएगा, ये भी 2 जो है कैंसिल हो गया। तो आ रहा है हमारा कितना, 1:8:3। यही हमारा जो है फाइनली अनुपात है। पैसा हमारा जो है दिया हुआ है 7200, और पूछ रहा है हमारा किसका हिस्सा, आर का। यानी आप देख रहे हैं ये P है, ये Q है और ये R है। R कितना है हमारा, 3 है, और टोटल जो है जोड़ के वो नीचे 8, 3, 11, 1, 12। 12 से इसको कट कर देंगे, ये देखिए 600, और 600 को 3 से गुना कर देंगे तो 1800। यही हमारा R का भाग है। सवाल नंबर 9 हमारा जो है, यह ट्रेन से सवाल दिया गया है कि 2 रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है और वह 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी है। सवाल में देखिए दिया गया है कि प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल समान है और उसका जो लंबाई है वो भी समान है। अब एक बात समझते हैं कि जब भी कोई 2 रेलगाड़ी विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार करती है तो दोनों का जो चाल होता है वो आपस में जुड़ जाता है, और जब एक ही दिशा में 2 रेलगाड़ी जाती है तो दोनों का चाल आपस में घट जाता है, और दोनों की जो लंबाई है विपरीत दिशा में जा रही है तो दोनों की लंबाई आपस में जुट जाएगी। जब भी रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, किसी सुरंग को पार करती है, तो टोटल लंबाई जो होता है उसमें सुरंग का लंबाई प्लस ट्रेन का लंबाई, और जब भी कोई हॉरिजॉन्टल को पार करती है तो
क्षैतिज वस्तु को तो दोनों का लंबाई आपस में जुड़ जाता है, और जब भी कोई परपेंडिकुलर यानी लंब जैसे किसी व्यक्ति को पार करती है, किसी पोल को पार करती है, किसी पेड़ को पार करती है, तो जो ट्रेन का लंबाई होता है वही जो है हमारा दूरी होता है। यहाँ पर सवाल देखते हैं कि लंबाई दो ट्रेन की दोनों का लंबाई सेम है, यानी 320 और प्लस 320, यही हमारा टोटल दूरी है। यानी कितना हो गया, इसको जोड़ देते हैं 640। और चाल जो है हमारा, समय जो है दिया हुआ है, चाल हमें निकालना है, समय दिया हुआ है 18 सेकेंड। इसको यहीं पर हम किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट कर देते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करना होता है, वो हम कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर चाल बताना है। चाल जब होता है वो बताए हम कि दोनों का जुड़ जाता है, यानी चाल अभी कितना है तो दुगना है, तो हमको सिंगल चाल बताना है, तो यहाँ पर बटा हम 2 कर देते हैं और हम यहाँ से कट कर देते हैं। 5 दूनी 10 से 0 कट जाएगा, आ गया हमारा आंसर 64 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि यदि एक आयत की लंबाई में 14.28% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत घटाई जानी चाहिए या कमी की जानी चाहिए। सवाल में देखिए यहाँ पर दिया है, अगर कोई, आप समझिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है और दोनों को गुना करके अगर 20 आ रहा है, तो यहाँ पर कहता है कि हम अगर 4 को बढ़ा रहे हैं तो 5 को कितना कम कर दें, ताकि ये नहीं बढ़ना चाहिए, ये जो है हमारा 20 ही रहे, यानी कि अपरिवर्तित रहना है। तो हम कह सकते हैं कि भाई इसको 5 कर दो और इसको 4 कर दो। यानी क्या होता है कि अगर हम इसको बढ़ा रहे हैं तो इसको कम करना पड़ेगा। और सवाल के अकॉर्डिंग अब हम आते हैं कि हमें क्या करना है। 14.28% जो है कहता है कि लंबाई में वृद्धि हो गया। इसको देखिए अगर साधारण भिन्न में चेंज करेंगे तो 1/7 होता है, तो इसको वृद्धि करना है, यानी कि इसको हमको बढ़ाना है। तो 1/7 की अगर हम वृद्धि कर देते हैं तो हमको चौड़ाई में कितना कम करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ के नीचे 1/8 का। इसको हम CPR से समझते हैं कि अगर कोई वैल्यू x/y के अकॉर्डिंग बढ़ रही है, ये बढ़ने वाली वैल्यू है, तो घटने वाली वैल्यू हो जाएगी x/x + y। यानी कितना हो गया, ये 1/7 है तो ये कितना हो जाएगा 1/8। अब 1/8 को जो है हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब देखिए यहाँ से काटेंगे, 2 चौक 8, 25 चौके 125/2, यानी 12.5% का जो है हमको चौड़ाई में कमी करना पड़ेगा। यही हमारा आंसर है। आपके सामने 11 नंबर का जो सवाल है, ये देखिए काम समय का सवाल है, और यहाँ पर दिया गया है कि 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% काम पूरा हुआ है। वह पूनम को भी काम पर रखती है जो इससे 20% अधिक कुशल है, तो शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन और लगेंगे। यहाँ देखिए 8 दिन तक ये जो है अकेले काम की, और कितना काम खत्म हुआ 10%, यानी कि 1/10 काम जो है ये 8 दिन में ख़त्म कर ली। यानी अगर पूरा काम ये अकेले करती तो इसको कितना दिन लगता, एक काम को 10 × 8 यानी कि 80 दिन लगता। अब यहाँ पर आते हैं ये कि ये हो गया राखी और ये हो गया पूनम। कहता है कि पूनम अगर ये 100 है इसका क्षमता, तो इसका क्षमता जो है 20% ज़्यादा है, यानी कि 120 है। यहाँ से हम इसको काट के छोटा कर देते हैं, 20 × 5 = 100 और 20 × 6 = 20 से, यानी इसको लगता है इसका क्षमता 5 है और इसका क्षमता 6 है। अब देखिए ये जो है पूरा काम फिनिश करती है 80 दिन में 5 की क्षमता से, यानी टोटल जो काम है वो कितना हो गया, कुल काम जो हो गया, इसको लगता है टोटल दिन 80 और इसका क्षमता है 5, यानी कितना हो गया, टोटल जो काम हो गया वो हो गया हमारा 400 काम हो गया टोटल। इसमें जो है यह कितना दिन काम कर दी, तो 8 दिन ये कर दी, यानी 5 के क्षमता से 8 दिन ये काम कर दी। यानी कितना काम कर दी, राखी जो है ये टोटल काम कर दी है 8 × 5, यानी कि 40 काम कर दी। टोटल काम 400 था, उसमें 40 काम हो गया, शेष काम कितना बच गया, 400 में 40 को माइनस कर देंगे, 400 - 40 बराबर बच गया है 360। ये जो 360 काम है ये किसको करना है, ये
दोनों मिलके करना है। अब दोनों मिलके करना है यानी कि इसका क्षमता है 6 और इसका क्षमता है 5, तो टोटल जो दिन है वो कितना लग जाएगा, समय निकालेंगे तो टोटल काम और बटा इन दोनों का क्षमता 360/11, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि लाभ हानि से दिया गया है, ए और बी दोनों 5,000 रुपये प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियां बेचते हैं। ए 25% का लाभ अर्जित करता है जबकि बी को 10% की हानि होती है। आपको बताना है कि ए तथा बी का जो क्रय मूल्य है उसका रेशियो क्या है, अनुपात क्या है। तो देखिए 5,000 रुपया में ए बेच रहा है और उसको 25% का लाभ मिलता है, यानी उसका कितना हो गया, 125% बराबर है उसके पास 5,000। और यहाँ से हम 100% निकाल लेते हैं जो कि क्रय मूल्य होता है। तो क्या करेंगे, 5,000 अब बटा 125 अब गुना हो जाएगा हमारा 100। 125 से 4 बार में काट देते हैं, 500 और 0 40 हो गया, ये हो गया इसको 4,000। तो एक जो ए का क्रय मूल्य हो गया वो हमको 4,000 मालूम हो गया। अब ये हो गया ए का। अब बी का देखते हैं, बी को क्या होता है, 10% की हानि होती है और बेचता है उतना में। दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो सेम ही है 5,000, यानी कि हमारा जब इसका क्या हो गया, ये 90% बराबर जो है वो है हमारा 5,000। तो इसका 100% बराबर कितना हो जाएगा, 5,000 अब बटा 90 और गुना 100, यहाँ से काट देते हैं यानी 500, इधर हो गया हमारा 500 पर 2 जीरो, जो भी यहाँ पर लिख देते हैं 500 और इतना बटा 9, ये हो गया बी का क्रय मूल्य। हमको निकालना है ए और बी का क्रय मूल्य का अनुपात। तो अनुपात निकालने के लिए यहाँ पर देखते हैं कि पहले है 4,000 अब बटा इधर 3 2 2 4 जीरो बटा 9 होता, 9 को हम ऊपर कर देते हैं, यहाँ से 3 जीरो, यहाँ से 3 जीरो कट गया, यहाँ 2 दूनी 4 और 25 दूनी 100। इस तरह से हमारा ऊपर में 9 दूनी 18 अनुपात 25, यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आपके सामने जो सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 13 है, जो प्रीवियस ईयर का हम लोग सोल्यूशन देख रहे हैं। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2,000 रुपये है और 20% और x% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद वह कुर्सी 1,400 रुपये में बेची जाती है। तो x का मान कितना है, x जो कि छूट प्रतिशत है, ये सवाल है ये डिस्काउंट का है। तो आप देख रहे हैं कि अंकित मूल्य पहले कितना था, 2,000 रुपया है, इसमें 20% छूट दे दिया, यानी हमको कितना पर दे दिया, यह 80% पर। 80% का मतलब होता है यानी कि 1,600 रुपया में हमको मिलता, लेकिन कहता है नहीं, एक छूट हमको और देना है, x% कितना है पता नहीं है, लेकिन फाइनली हमको पता है कि 2 छूट के बाद इसका दाम हो जाता है 1,400। तो देखिए हमारा दाम हो रहा है एक छूट के बाद 1,600, लेकिन फाइनल जो दाम हो रहा है वो हो रहा है 1,400। अब देखिए यहाँ से भी छूट मिल गया, कितना, 200, कितना पर, 1,600 पर, यानी 200 और बटा 1,600 और गुना 100, हमको निकल जाएगा कि दूसरा जो डिस्काउंट का परसेंटेज है, छूट है, वो कितना है। तो 2 8 16, यानी ये 8 हो गया, यहाँ से काट दीजिए 2 चौके 8, 25 चौके 100, 25 बटा 2 यानी कि 12.5%, यही x का वैल्यू है, यानी जो दूसरा परसेंटेज है हमारा डिस्काउंट का वो है 12.5%, ऑप्शन नंबर सी यही। प्रश्न संख्या 14 जो कि औसत से है, एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आयु 26, 25, 21, 29, 24 और 28 और 22 है, उनकी औसत आयु कितनी है। औसत के बारे में आप लोग जानते हैं कि योग बटा संख्या, ये है हमारा औसत। अब देखिए यहाँ पर योग हम जो है 26 है प्लस 25 है प्लस 21 है प्लस 29 है प्लस 24 है प्लस 28 है और प्लस 22 है, और बटा जो है वो 7 है। हमको पता है कि ये सारा को हम प्लस करेंगे तो 7 से वो पूरा कट जाएगा, क्योंकि जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये पता है कि 7 से जो है पूरा विभाजित है, क्योंकि यह जो भी ऑप्शन दिया गया है यह पूर्ण संख्या में है। तो हम देखते हैं कि डिजिट सम का यहाँ पर प्रयोग करते हुए, डिजिट सम का अर्थ होता है
कि कोई भी एक संख्या है उसको अगर हम आपस में जोड़कर सिंगल डिजिट का बना लेते हैं और वो अगर 7 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब होता है कि वह पूरी संख्या जो है 7 से विभाजित होगी। यहाँ पर देख रहे हैं 3 2 5 जो कि 7 से नहीं कट रहा है, तो ये हमारा आंसर हो नहीं सकता है। 4 2 6 ये नहीं कट रहा है, तो ये भी हमारा आंसर हो नहीं सकता है। 5 2 7 जो कि 7 से कट रहा है, ये हमारा आंसर हो सकता है। और 2 2 4 ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हम डिजिट सम से छांट लिए कि ऑप्शन जो सी होगा 25, यही हमारा आंसर होगा। वैसे आप अगर यहाँ से नहीं देख सकते हैं तो सारा को ऐड करके और उसके बाद 7 से डिवाइड करेंगे, फिर भी हमारा आंसर यही आएगा। तो हम इससे बचने के लिए ये जो कैलकुलेशन है, ये जो इतना कैलकुलेशन है कि पहले जोड़ेंगे फिर भागा करेंगे, उससे बचने के लिए हम क्या किए, हमको पता है कि 7 से डिवाइड पूरी विभाजित होना है, तो हम डिजिट सम का प्रयोग करते हुए देख लिए कि कौन सा ऐसा संख्या होगा जो 7 से विभाजित होगा। इस तरह से हमारा जो आंसर है वो 25 निकल कर आ गया, यही हमारा आंसर है। जो कि सरलीकरण का सवाल है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, यहाँ पर आपस में सब गुना दिया हुआ है, यहाँ पर भागा दिया हुआ है, यहाँ पर गुना। इसको हम ब्रैकेट के सॉल्व करते हैं तो 33 और 7 को यहाँ जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। यहाँ पर भागा है तो 44 और बटा 2 हो जाएगा, गुना यहाँ पर 25 है। यह बहुत ही आसान सवाल था, यहाँ से कट कर दीजिए और आपस में सबको गुना कर दीजिए। 25 को पहले 4 से गुना कर देते हैं तो ये कितना हो जाता है, 100 हो जाता है, 1 जीरो और दे दिए 1000, और इसको 22 से गुना कर देंगे तो टोटल हो गया हमारा 22,000। यही हमारा आंसर है। प्रश्न संख्या 16 हम देख रहे हैं कि ये औसत का सवाल दिया गया है। एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय वर्ष के प्रथम 3 महीनों के लिए 1100, अगले 5 महीनों के लिए 1000 और अंतिम 4 महीनों के लिए 1200 रुपया था। यदि कुल वार्षिक बचत 1300 रुपया थी तो सपना की औसत मासिक आय कितनी थी। प्रश्न में दिया गया है कि इसका जो व्यय है, व्यय दिया गया है और फाइनली 1300 रुपया का बचत दिया गया है। तो 3 महीनों का जो व्यय है वो है 1100, अगला जो है 5 महीनों का दिया गया है 1000, उसके बाद अगला जो है 4 महीनों का दिया गया है 1200। यहाँ से हम देख लेते हैं कितना हो रहा है व्यय टोटल। ये हो गया 3300, ये हो गया 5000, ये हो गया 4800। टोटल को देख लेते हैं और इसमें से बचत जो है, बचत भी है हमारा 1300। इस तरह से टोटल वार्षिक जो आय है वो हमें पता चल जाएगा। यहाँ 0 8 3 11 3 14 4 बाकी 1 5 3 8 4 12 1 13 1 14। इस तरह से टोटल जो वार्षिक आय है वो हमारा इतना है। हमें निकालना है मासिक आय। मासिक आय तो हम जानते हैं कि एक वर्ष से 12 महीने होते हैं, हम इसको 12 से भाग लगा देंगे तो 12 को 12 से गुना करते हैं 144 और 2 जीरो, यानी कि जो हमारा टोटल मासिक आय होगा वो 12 से होगा। इसको हम डिजिट सम से बनाने के लिए क्या करते कि डिजिट सम का मतलब होता है ये जो संख्या दिया गया है इसको सिंगल डिजिट में चेंज करना है। तो आसान करने के लिए 3 3 6 और 3 3 इसका 6 हो गया डिजिट सम, इसका 5 हो गया डिजिट सम, इसका 8 4 12 2 1 3 हो गया डिजिट सम, और 3 1 इसका जो डिजिट सम है ये हो गया हमारा 4। इस तरह से टोटल को जोड़ेंगे 6 5 11 3 14 4 18, 18 इसका भी डिजिट सम होता है 9। 9 को हम किससे भाग लगाएंगे, 12 से, 12 महीना से लगाना होता है तो ये 9 है। 12 का मतलब क्या हुआ, 2 1 3, तो डिजिट सम आना चाहिए 3, यानी जो हमारा आंसर होगा फाइनली ऑप्शन में उसका डिजिट सम 3 आएगा। डिजिट सम 3 आने के लिए हमें क्या करना है, चेक करना है कि 2 1 3 1 4 ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है, 2 1 3 ये हमारा आंसर हो सकता है, 5 2 7 1 8 ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है, 7 2 9 1 10 और उसका डिजिट सम हो गया 1, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। इस तरह हम देख रहे हैं कि डिजिट सम के माध्यम से भी अगर हम डाटा को चेक करके भी बिना कैलकुलेशन किए आंसर दे सकते थे, जिसका डिजिट सम 3 होगा वही हमारा आंसर होगा, और वो जो है ऑप्शन बी में निहित है, और यही हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, 17 नंबर, जो कि यदि m/n इक्वल टू दिया हुआ है 9/6 है तो m + n m - n
का मान कितना होगा। तो यह बहुत ही आसान सवाल दिखाई पड़ रहा है। m/n का यहाँ पर दिया हुआ है कि m और n ये जो है दिया गया है 9 इकाई और ये दिया गया है 6 इकाई। एक बार हमको दोनों को प्लस करना है और एक बार दोनों को माइनस करना है और उसका रेशियो बता देना है। तो m + n और बटा है m - n। एक बार हमें दोनों को प्लस करना है, 9 और 6 जोड़ देते हैं हम 9 और 6 को, तो कितना होता है 15, और एक बार दोनों को माइनस करते हैं तो कितना होता है 3। तो इस तरह से हमारा इसको अगर कैंसिल कर दें तो 5 आएगा और नीचे 1 आएगा। तो हम देख रहे हैं 5:1, यही हमारा आंसर है। हम देख रहे हैं कि ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी में। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5,175 रुपया है और उस पर 25% की छूट दी गई है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। जब भी हमको छूट दिया जाता है तो ये बात हमें ध्यान रखना है कि जो अंकित मूल्य है, जो सूची मूल्य है, उसी पर हमको डिस्काउंट या बट्टा या छूट उसी पर दिया जाता है। क्रय मूल्य पर और विक्रय मूल्य की वहां कोई बात नहीं होती है। जब भी हम याद रखना है कि जब भी अंकित मूल्य का बात होगा, जब भी छूट मिलेगा तो अंकित मूल्य पर, सूची मूल्य पर ही मिलेगा। यानी कि कोई भी सामान ले रहे हैं उस पर जो लिखा होता है प्राइस, वही उसका अंकित मूल्य है, वही उसका सूची मूल्य है। आइए प्रश्न देखते हैं। 25% का छूट दिया गया है, यानी वस्तु हमको कितना में मिल गया 75% में। वस्तु कितना मिल गया 75% में, और हमारा विक्रय मूल्य दिया भी हुआ है 5,176। तो हमको क्या निकालना है अंकित मूल्य, यानी 100% निकालेंगे, वही उसका अंकित मूल्य होगा। तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे 5,175 और बटा जो है यहाँ 75 और गुना हो जाएगा यहाँ पर 100, यहाँ से काट देंगे 25 चौक 100, 25 तिया 75, 3 से इसको लगाइए, 3 इकाई 3, यहाँ बच गया 2, 3 सत्ती 21, यहाँ बच गया 7, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, यहाँ से कट कर लेते हैं, यहाँ से गुना कर लीजिए 17 चौक 68 और 25 चौके 100, यानी कि कितना हो जाएगा, आप गुना करेंगे तो हो जाएगा 6900। यही हमारा आंसर है जो कि ऑप्शन ए में है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम, जो कि 19 नंबर का है। 44 आम, 121 केले और 11 सेब हैं। उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी है। यहाँ पर पहले दिया गया है कि प्रत्येक पंक्ति में जो है समान संख्या में फल होना चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको सबका HCF निकालना है। 44, 121 और 11। यहाँ पर हम देख रहे हैं इसका गुणनखंड करते हैं तो ये होता है हमारा 4 गुना 11, ये होता है हमारा 11 गुना 11, ये होता है हमारा 1 गुना 11। इस तरह से देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है और जो कॉमन हो, तो ये देख रहे हैं कि हमारा 11 है, यानी कि जो HCF होगा वो हमारा कितना हो गया 11 हो गया। अब कहता है कि ये जो 11 है, यानी कि प्रत्येक पंक्ति में कितना होगा 11 फल होगा, तो 44 में जो है कितना पंक्ति वह बनेगा। तो हम देख रहे हैं कि 44 को 11 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 4 पंक्ति हो रहा है। फिर 121 है, इसको भी 11 से भाग करेंगे, यहाँ पर 11 पंक्ति हो रहा है। और उसके बाद एक तो 11 है, इसको 11 से भाग करेंगे तो 1 पंक्ति हो रहा है। टोटल को हम प्लस कर देंगे, 11 4 15 1 16। यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आज जो सेट था इसका अंतिम सवाल 20वां नंबर का जो है वो ये है आपके सामने। सरलीकरण का सवाल है, यहाँ पर मान ज्ञात करना है। देख रहे हैं आप, इसको जो है हम कैसे बनाते हैं, तो आप जानते होंगे कि ये बोर्ड मास के मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास आप जानते ही हैं, पहले ब्रैकेट, इसमें भी पहले छोटी ब्रैकेट, फिर मीडियम ब्रैकेट और फिर बड़ी ब्रैकेट, फिर ऑफ मतलब का यानी गुना होता है, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई यानी गुना, फिर जोड़ और फिर लास्ट में घटाओ। तो उसी विधि से हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, यहाँ पर दिया गया है 175 गुना 72 भागा इतना। तो पहले अंदर का जो छोटी ब्रैकेट है उसको हम सॉल्व करते हैं, मझली ब्रैकेट को जैसे है वैसे रख देते हैं। तो यहाँ पर हम खोल देते हैं 175 और गुना यहाँ पर 72 और भागा जो 24 है इसको यहाँ हम बटा में लिख देते हैं, प्लस इधर 5 है, यहाँ पर छोटी था तो छोटी दे देते हैं अभी, और इधर गुना 20 है, ठीक है। और यहाँ पर ये है, इधर भागा 2 है।
यहाँ से देखिए हम इसको कट कर लेते हैं। 175 गुना 3, तो यहाँ 200 कर लीजिए। 200 या 600 में 75 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 525, और इसमें जोड़ दीजिए 5, ये हो जाएगा 530। 530 हो गया। इसमें जो है गुना 20 और ये जो बटा है ये 2, यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं। ये हमारा 5300 आंसर आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस तरह से हमने जो है ये आज सेट 1 का जो 20/2/2024 का प्रथम शिफ्ट का जो सवाल था उसका हमने मैथ का सॉल्यूशन देखा। तो इस तरह जो है हम अभी सारा जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है वो सारा का सॉल्यूशन बारी बारी से देखेंगे। बहुत जल्द आपके सामने जो सेकेंड शिफ्ट का जो सॉल्यूशन है वो हम लेके आ रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आया हो, हमारा जो विधि है बनाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल डीएन क्लासेज को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत आप सबों का धन्यवाद।